सोनपुर नाम के गांव में श्याम नाम का एक लड़का रहता था, जिसके माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके थे। वो अकेला ही रहता था। आस पड़ोस के लोग जो भी देते वही खाकर अपना गुजारा करता था। इस तरह से श्याम अपनी जिंदगी दूसरे की दया पर जी रहा था। कुछ समय बीतने के बाद श्याम अब बड़ा हो गया था। लोग उसे खाने की लालच देकर उससे अपने काम करवाते थे। बदले में उसे बासी सब्जी और रोटी या फिर चटनी खिला देते थे। कभी कभी तो कुछ भी नहीं देते थे। अब ये शाम का हर रोज का था, लेकिन इस बार शाम को खाना खाए 3 दिन बीत चुके थे। पिछले 3 दिनों में उसने अनाज का एक दाना भी नहीं खाया था। वो बहुत ही ज्यादा भूखा था। वो खाने के लिए सबके पास भीख मांग रहा था, लेकिन उसे कोई खाना नहीं दे रहा था। भटकते भटकते शाम गांव के सरपंच के पास पहुंचता है और सरपंच से, सरपंच जी, मैं 3 दिन से भूखा हूँ। किसी ने मुझे खाने को कुछ नहीं दिया। कृपा करके आप मुझे कुछ खाने को दीजिए सरपंच जी। अरे मैंने यहाँ कोई लंगर खोल के रखा है क्या? जाओ जाओ, कहीं और जाओ। श्याम सरपंच जी की बातें सुनकर रोने लगा। रोते रोते सरपंच जी से, सरपंच जी, मैं आपके हाथ पैर जोड़ता हूँ, कृपया मुझे कुछ भी खाने को दीजिए। मैं आपका कोई भी काम कर दूंगा। ये सारी बातें पास में बैठे रामू काका देख रहे थे। वो श्याम से, श्याम, बिना मेहनत की रोटी कभी नहीं मिलती। ठीक है, आप जो भी बोलोगे वो सारे काम मैं कर दूंगा, बस मुझे खाना दीजिए। मैं 3 दिन से भूखा हूँ। रामू काका बहुत ही बूढ़े थे। उन्होंने श्याम से कहा, मेरे घर की खिड़कियों में बहुत मिट्टी जमा हो चुकी है। घर भी बहुत गंदा हो गया है। तुम सब साफ सफाई कर दो, इसके बदले में तुम्हें रोटी दूंगा। ठीक है, आप जो भी बोलोगे वो सारे काम मैं कर दूंगा, बस मुझे खाना दीजिए। मैं 3 दिन से भूखा हूँ। श्याम तुरंत ही घर के अंदर गया और सारे काम करना शुरू कर दिया। रामू काका जो जो काम बताते गए वो सारे काम श्याम ने कर दिए। 3-4 घंटे बाद घर बिल्कुल चमकने लगा था, जैसे नया हो। सब काम खत्म होने के बाद श्याम काका के पास जाकर, चाचा, मैंने आपके सारे काम कर दिए हैं, आप देख सकते हो जाकर। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। रामू काका की बातें सुनकर श्याम वहीं पर खड़ा रहा, लेकिन रामू काका ने उसे कुछ भी नहीं दिया। ये देख श्याम रामू काका से, मैं कहाँ जाऊँ? आपने तो मुझे कहा था कि काम खत्म होने के बाद आप मुझे रोटी देंगे। अब मैंने आपका काम कर दिया है, अब आप मुझे रोटी तो दीजिए। अरे, मैंने कब तुमसे ऐसा कहा? नहीं नहीं, मैंने तो तुमसे ऐसा कोई वादा ही नहीं किया था। तुम खुद मेरी मदद करने आए थे। ऐसा कहकर श्याम को वहाँ से रामू काका ने भगा दिया। श्याम रोने लगा और रोते रोते गांव के बाहर की तरफ जाने लगा। चलते चलते श्याम मन ही मन, अब मैं इस गांव में कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। ये गांव पूरी तरह से लालची लोगों से भरा पड़ा है। किसी को भी किसी की कोई फिक्र नहीं है। श्याम चलते चलते गांव के हाईवे पर आ गया और एक ट्रक में बैठकर मुंबई शहर में आ गया। मुंबई शहर में आने के बाद श्याम दुकान के आगे बैठ गया। कुछ भी खाना ना खाने के कारण उसे अब चक्कर आने लगे थे। श्याम चक्कर आकर वहीं पर गिर जाता है। उसी वक्त वहाँ से सविता नाम की एक भली औरत गुजर रही थी। उसने श्याम को गिरते हुए देख लिया तो उसके पास जाकर उसके मुंह पर पानी मारने लगी और उसे जगाने लगी। उठो बेटा, उठो उठो, क्या हुआ है तुम्हें, उठो। होश में आते ही श्याम, मौसी, मैंने 3-4 दिन से कुछ नहीं खाया है, मुझे कुछ खाने को दो मौसी। शायद इसी वजह से मुझे चक्कर आया होगा। क्या? लेकिन तुम्हारे माँ पिताजी कहाँ है? श्याम सारी बीती बातें सविता को बताता है। सविता भी अकेली रहती थी। सविता का भी कोई सहारा नहीं था, तो सविता श्याम को अपने साथ अपने घर लेकर जाती है। वो लोगों के घर घर जाकर उनके काम कर देती थी और उसी में अपना गुजारा करती थी। लेकिन उसकी मुंबई में खुद की एक छोटी सी खोली थी। घर जाने के बाद सविता श्याम से, श्याम बेटा, आज से मुझे ही तुम अपनी माँ समझना। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं भी तुम्हारी तरह अकेले ही रहती हूँ। अब तुम मुझे मिल गए हो तो मैं तुम्हें पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगी। आज तुम्हारे कारण मुझे जीने की नई उम्मीद मिली है। सबसे पहले तो तुम पेट भर कर खाना खा लो। ये लो, आओ। श्याम पेट भर कर खाना खा लेता है। अब वो सविता के साथ ही उसके घर में रहने लगा। उसी को अपनी माँ समझने लगा। सविता भी अब मन में ठान लेती है कि वो श्याम को बहुत पढ़ाएगी और उसे बड़ा आदमी बनाएगी, क्योंकि उसने गरीबी की भूख के कारण ही अपने बेटे को खोया था। अब सविता श्याम की अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाती है। श्याम को पढ़ाई के लिए कोई कमी नहीं छोड़ती और इसीलिए सविता ने अपने काम और बढ़ाए। श्याम भी बहुत होशियार था।
ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। श्याम हमेशा स्कूल में अव्वल आने लगा। गांव के लोगों ने उसे सिखा दिया था कि गरीब की इस दुनिया में कोई कीमत नहीं है, तो वो भी जी जान लगाकर अपनी पढ़ाई पूरी करता है। उसकी पढ़ाई पूरी होते ही उसे अच्छी सी जॉब मिल जाती है। ये देख सविता भी बहुत खुश है। जो भी कुछ बन पाया हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर तुम ना होती तो क्या पता मैं किस ओर पड़ा रहता, कहाँ होता, भूख से तड़प तड़प कर शायद मर ही जाता था। माँ, आज से मैं तुम्हारे रास्तों पर ही चलूंगा। मैं भूखे और अनाथ बच्चों की सेवा करूंगा। मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटा। आज तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया। आज पढ़ लिख कर तुम बहुत बड़े आदमी बन गए हो। मुझे लगता है अब हमारे पास कोई कमी नहीं है। हम हमारे जैसे अनाथ बच्चों के लिए काम करेंगे। कुछ ही दिनों बाद श्याम ने बच्चों के लिए एक ट्रस्ट खुलवा दिया। उस ट्रस्ट में श्याम सारे जरूरतमंद बच्चों का खाने पीने का, साथ ही पढ़ाई का भी ख्याल रखने लगा। अब सभी हंसी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अगर जीना आए तो। जिस तरह से इस कहानी में सविता ने एक अनाथ बच्चे को अपना समझकर पाला पोसा, उसे अच्छी परवरिश दी, उसकी जिंदगी खुशियों से भर दी, तो उसने उसका फर्ज निभाते हुए कई और जिंदगियां खूबसूरत बनाई। कानपुर शहर में गोविंद नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी नीला के साथ रहता था। गोविंद की कानपुर में बड़ी सी नाई की दुकान थी। उसके दुकान में विकास नाम का एक लड़का काम किया करता था। विकास बाल काटने का काम करता था। कुछ दिनों से गोविंद का धंधा अच्छा नहीं चल पा रहा था। एक बार जो आदमी बाल काटने के लिए आता था, वो दोबारा कभी नहीं आता था। इस बात से परेशान होकर एक दिन गोविंद नीला से, मेरी अब समझ में आया है कि मेरा धंधा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि विकास को अलग अलग हेयर कटिंग आती ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे? नहीं तो कोई दूसरा आदमी रख के देख लो। अरे, ये क्या बात कर रही हो तुम? इतनी जल्दी अच्छा हेयर कटिंग करने वाला कौन मिलेगा हमें? अगर हम हमारे गांव के लक्ष्मण को यहाँ ले आए तो वो तरह तरह की नई हेयर कटिंग बहुत अच्छे से करवाता है। उसके हाथ में तो जादू है, जादू। उसकी बीवी गुजर जाने के बाद बहुत मुसीबत में है बेचारा। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं उसे यहाँ लेकर आऊं। लक्ष्मण अपने 2 बच्चों के साथ रहता था, लेकिन जब से उसकी बीवी इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी, तब से लेकर आज तक करीब 6-7 महीने हो चुके थे। उसने कुछ भी काम नहीं किया था। जी, आपको उसमें ज्यादा पता है, तो आपको जो ठीक लगे वो कीजिए। तो ठीक है, मैं कल ही गांव जाकर लक्ष्मण से मिलता हूँ। अब गोविंद सुबह जल्दी ही अपने गांव के लिए निकल जाता है। वो अपने घर जाकर अपने माँ बापू से मिलता है। अब वो लक्ष्मण से मिलने के लिए उसके घर जाता है और उससे, नमस्ते लक्ष्मण, कैसे हो भाई? भाभी जी चले जाने के बाद तो तुम बहुत अकेले हो चुके हो। अगर तुम मेरे साथ शहर चलोगे तो हम दोनों मिलकर मेरी हेयर कटिंग की दुकान चलाएंगे और उसमें से जो मुनाफा आएगा हम दोनों बांट लेंगे। गोविंद, बहुत अच्छा लगा तुम यहाँ पर आए। क्या कहूँ भाई, मैं बहुत डर रहा था कि अब मेरे बच्चों का क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा हुआ तुम भगवान की तरह आए। अब लगता है सब ठीक हो जाएगा। लक्ष्मण अपने बच्चों को साथ लेकर अगले ही दिन गोविंद के साथ शहर में आता है। शहर में आने के बाद गोविंद ने लक्ष्मण को एक घर भाड़े पर दिलवाया। दूसरे ही दिन गोविंद लक्ष्मण को अपने दुकान पर ले जाता है। ये देखो लक्ष्मण, ये है हमारी दुकान। अब हम दोनों मिलकर इसे अच्छी तरह से चलाएंगे। लक्ष्मण के आते ही गोविंद ने विकास को काम से निकाल दिया। लक्ष्मण नई तरीके से और बड़े ही सफाई से लोगों की हेयर कटिंग करता था। ये देखकर लोग हैरान हो जाते थे। अब धीरे धीरे दुकान पर लोग आना बढ़ने लगे। कुछ ही दिनों में उनका धंधा अच्छे से चल पड़ा और काफी पैसे भी आने लगे। गोविंद मुनाफे का आधा हिस्सा लक्ष्मण को दे दिया करता था। ये देख गोविंद की पत्नी के मन में ईर्ष्या जागने लगी। वो एक दिन गोविंद से, अजी सुनते हो, दुकान तो हमारा है और दुकान का सारा सामान भी आप ही लेकर आते हो। लक्ष्मण तो सिर्फ बाल काटने का काम करता है। और क्या काम करता है वो? इतने से काम के लिए आधा मुनाफा क्यों देना भला? आप भी तो देख देख कर लक्ष्मण की तरह बाल काटना सीख गए होंगे ना। नीला की बातें सुनकर गोविंद सोच में पड़ जाता है। वो मन ही मन, नीला बात तो सही कह रही है। अब गोविंद उसी दिन लक्ष्मण से, देखो लक्ष्मण, हर रोज दुकान खोलना, साफ सफाई करना, माल लाना, दुकान बंद करना, सारे काम तो मैं ही करता हूँ। तुम तो सिर्फ लोगों के बाल ही काटते हो। इतने से काम के लिए मैं तुम्हें आधा हिस्सा नहीं दे सकता। मुझे ये मुनासिब नहीं लगता। एक काम करो, मैं तुम्हें रोज के 50 रुपए दूंगा। मुनाफे में से हिस्सा नहीं मिलेगा। काम करना है तो करो, नहीं तो चले जाओ यहाँ से।
गोविंद की बातें सुनकर लक्ष्मण, अरे तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? कितनी भी चमक दमक करो या काम करो, इस धंधे में बाल काटना ही एक कला है। मेरे नए नए हेयर कटिंग से धंधा अच्छा चल रहा है। रोजगारी में काम करना होता तो मैं गांव में ही रहता। तुम इतनी बेतुकी बातें क्यों कर रहे हो गोविंद? लक्ष्मण की बातें सुनकर गोविंद गुस्से में आ जाता है और लक्ष्मण से, क्या मैं बेतुकी बातें कर रहा हूँ? तुम लालची हो गए हो, लालची। गांव में वैसे ही बैठे थे तुम, मैं तुम्हें उठाकर यहाँ लेकर आया हूँ और उल्टा तुम मुझे ही कोस रहे हो। तुम्हारे जैसे बाल तो मैं भी काट सकता हूँ। लोग मुझे और मेरी दुकान देखकर यहाँ आते हैं, तुम्हें देखकर नहीं। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, निकल जाओ अभी के अभी यहाँ से। लक्ष्मण वहाँ से चला जाता है। लक्ष्मण दुखी मन से घर पहुँचता है। घर जाते ही उसका बड़ा बेटा उससे, पिताजी क्या हुआ है? आप आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? लक्ष्मण अपने बेटे को सारी घटी घटनाएं बताता है। तभी लक्ष्मण का बेटा उससे, पिताजी आप दुखी मत हो, हमारे पास कुछ पैसे हैं ना, हम अभी एक छोटी सी दुकान शुरू करेंगे और हम दोनों भी आपके काम में मदद करेंगे। ये बात सुनकर लक्ष्मण चौंक जाता है और साथ ही खुश भी हो जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर लक्ष्मण ने गोविंद की दुकान के पास ही एक छोटी सी बाल काटने की दुकान शुरू कर दी। उसके बच्चे भी उसके साथ हाथ बटाने लगे। पहले पहले लक्ष्मण की दुकान छोटी होने के कारण ज्यादा लोग नहीं जाते थे। सब लोग गोविंद के दुकान पर ही जाते थे। ये देख एक दिन गोविंद लक्ष्मण से, देखा तुमने, लोग मुझे और मेरी दुकान देखकर यहाँ आते हैं। तुम यहाँ पर ज्यादा वक्त बर्बाद मत करो, जाओ गांव जाकर अपना काम करो। एक दिन वहाँ का जमींदार गोविंद की दुकान पर आता है और गोविंद से, गोविंद, मैंने सुना है तुम्हारे दुकान पर बहुत नए नए स्टाइल से बाल काटे जाते हैं। मैं सोच रहा था कि मेरे बच्चों के बाल तुमसे ही काट लूं, इसलिए मैं देखने के लिए आया हूँ। गोविंद के दुकान में एक आदमी बाल काट रहा था। लक्ष्मण को काम से निकालते ही गोविंद ने दूसरे आदमी को काम पर रख दिया था। उसके बाल काटने के तरीके को देखकर वो जमींदार के मन को कुछ अच्छा नहीं लगा। जमींदार को हेयर कटिंग पसंद नहीं आई। जमींदार गोविंद से, ऐसे बाल तो कोई भी काट सकता है, इसमें नया क्या है भाई? मैंने सुना था तुम्हारे यहाँ तरह तरह के नए नए हेयर स्टाइल करवाते हैं, इसलिए मैं यहाँ आया था, पर यहाँ तो कुछ और ही देख रहा हूँ। ऐसा कहकर जमींदार दुकान से बाहर निकलता है। उसी वक्त लक्ष्मण अपने बच्चों के बाल नई तरीके से और खूबसूरती से काट रहा था, तो जमींदार की नजर उस पर जाती है। वो लक्ष्मण के दुकान पर जाकर लक्ष्मण से, अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छे से और नए नए स्टाइल से बाल काटे हैं। मुझे ये बहुत पसंद आया। मैं कल अपने लड़कों को लेकर तुम्हारे दुकान में ही आ जाता हूँ। दूसरे ही दिन जमींदार अपने बच्चों को लेकर लक्ष्मण के पास बाल काटने के लिए आता है। जमींदार के बच्चों के लक्ष्मण नई तरीके के हेयर कटिंग करता है। जमींदार के बच्चों को भी उनके कटे हुए बाल बहुत पसंद आ जाते हैं। उस दिन से अब लोग लक्ष्मण के दुकान पर ही बाल काटने के लिए आया करते थे। लक्ष्मण दिन दुगनी रात चौगुनी कमाई करने लगा था। अब गोविंद के दुकान पर की भीड़ लक्ष्मण के दुकान पर होने लगी थी। अब गोविंद को ये बात समझ में आ चुकी थी कि बाल काटने वालों के हाथ में ही कला होती है। ऐसे ही कोई भी आकर बाल नहीं काट सकता। वो मन ही मन, हमारे लालच के कारण हमारा धंधा ही ठप हो गया है। अब हमें ही यहाँ से कहीं और चले जाना होगा। गोविंद अपनी दुकान बंद कर देता है और वहां से चला जाता है। दूसरी ओर लक्ष्मण अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी से जीने लगा। रामपुर नाम के गांव में राकेश अपनी पत्नी मीरा और अपने माता पिता के साथ रहता था। वो अपने पत्नी के साथ मिलकर खेती करता था। राकेश थोड़ा सा कम दिमाग था, लेकिन मीरा बहुत ही होशियार थी। मीरा के माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे, तो उसकी चाची ने उसकी शादी राकेश से करवाई। मीरा बड़ी होशियार थी। वो हमेशा अपने पति को कुछ न कुछ अच्छी बातें बताती और साथ ही पैसों को किस तरह कमाना है ये भी बताती। एक दिन मीरा अपने पति से, सुनिए जी, वो मैं कह रही थी क्यों ना हम 2 गाय खरीद ले। राकेश मीरा जो कहे वैसे ही करता था, तो वो मीरा से, ठीक है खरीद लेंगे, लेकिन पैसों का हिसाब तुम ही रखना। अजी बाबूजी है ना, तो वही देख लेंगे। अब राकेश और मीरा गाय खरीद लेते हैं और खेती के साथ साथ अब वो गाय का दूध बेचकर भी पैसे कमाने लगे। धीरे धीरे मीरा ने पोल्ट्री फार्म शुरू करने का सोचा। वो अपने ससुर से, ससुर जी, मैं चाहती हूँ कि क्यों ना हम पोल्ट्री फार्म शुरू करें। देखो मीरा, तुम जानती हो कि राकेश कैसा है, उसे तो ठीक से हिसाब भी नहीं आता। तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो, लेकिन हम भी तो बीमार रहते हैं, तो सारी जिम्मेदारियां तुम्हें ही लेनी होंगी। पिताजी, मैं जानती हूँ,
लेकिन हमें जिंदगी में बढ़ने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा ना। अब मीरा धीरे धीरे करके कुछ मुर्गियाँ लेती है। अब दूध के साथ अंडे भी बेचने लगी। राकेश के खेत के पास ही अमर नाम का एक इंसान रहता था, जो बड़ा ही आलसी किस्म का इंसान था, साथ ही खाने का बड़ा ही शौकीन था। उसे हमेशा दूसरों से पैसे उधार लेकर या फिर गांव में कहीं शादी हो वहां जाकर खाना खाने में बड़ा मजा आता था। उसे बुलाया हो या ना हो, वो हमेशा किसी भी पार्टी में चला जाता था। अब लोगों ने उसे बात करना ही बंद कर दिया था, पर फिर भी वो लोगों से बातें करने की कोशिश करता, और अगर कोई मिले ही ना तो वो राकेश से बातें करता रहता। एक दिन उसके मन में आया, अरे राकेश को तो बढ़िया बीवी मिली है भाई। वो मेहनत करती है और राकेश मजे से खाता है। काश मुझे भी ऐसी कोई लॉटरी हाथ लग जाए कि पैसे भी मिले और खाने में भी बढ़िया चीजें मिले। दिन बीत रहे थे। वो हर रोज चुप चुप के अपने खेत से राकेश के खेत में देखता रहता। बहुत दिन बीत चुके थे। अब अमर मन ही मन, अरे यार बहुत दिन बीत चुके हैं, कुछ खाने को ही नहीं मिला, कुछ तो करना ही होगा। अमर को कुछ अलग खाने का मन कर रहा था। तभी राकेश अपने मुर्गियों को उठाकर टोकरी के नीचे रख रहा था। मुर्गियों को देखकर उसके मन में लालच पैदा हो गया और साथ ही उसके मुंह में पानी भी आ गया था। वो मन ही मन, अरे वाह वाह, क्या बात है, इतने दिन बीत गए, मेरा तो यह ध्यान ही नहीं गया। इतना अच्छा खासा खाना मेरा इंतजार कर रहा है, लेकिन इसे अपने पास कैसे लाऊं? अब वो राकेश को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में लाने की कोशिश करता है, लेकिन राकेश उसकी बातें सुन अपना काम खत्म कर वहाँ से चला जाता है। अब 2-3 दिन बीत जाते हैं। मीरा अपने चाचा चाची से मिलने के लिए उनके घर चली जाती है। ये देख अमर सोचता है, आहा, क्या बढ़िया मौका हाथ लगा है मेरे। मीरा अब तो अपने मायके जा पहुंची होगी। आज रात को ही अब मैं एक मुर्गी उठा लाता हूँ। अब अमर रात होने का इंतजार करने लगा। शाम के वक्त राकेश ने अपनी सारी मुर्गियां टोकरी के अंदर रख दी। ये सब कुछ अमर अपने खेत से छिपकर देख रहा था। रात होते ही जैसे ही राकेश और उसके माता पिता सोने के लिए घर के अंदर चले जाते हैं, तो अमर धीरे से आकर एक मुर्गी चुरा कर भाग जाता है और उस मुर्गी को पकाकर खा लेता है। वो पकी हुई मुर्गी खाते खाते, वाह वाह वाह, बड़ी लाजवाब है ये मुर्गी, कितने दिनों बाद स्वाद आ गया। वाह एकदम बढ़िया। मुझ पर किसी को शक ना हो, इसलिए 2-3 दिन में एक बार ही मुर्गी उठानी पड़ेगी। राकेश के पास इतनी मुर्गियां हैं, एक हाथ गायब हो जाए तो उसे क्या पता चलेगा। अब 2 दिन बीत चुके थे। मीरा भी अपने मायके से वापस आ चुकी थी। आते ही उसने मुर्गियां देख राकेश से, राकेश जी, इन मुर्गियों में एक मुर्गी कम है। अरे हाँ, मैं सोच रहा था शायद मेरी गिनती गलत हो गई होगी, तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। जाने दीजिए, कोई बात नहीं। अब रात होते ही अमर धीरे से आकर एक और मुर्गी चुरा लेता है। दूसरे दिन सुबह जब मीरा मुर्गियों को बाहर निकालने जाती है, तो उसे एक और मुर्गी कम दिखाई देती है। वो उस मुर्गी को यहाँ वहाँ देखने लगती है। तभी मीरा को अमर उसके खेत में झांकते हुए दिखाई देता है। अब वो अपने पति राकेश से, राकेश जी जरा यहाँ तो आइए। राकेश मीरा के पास जाते ही मीरा जरा ऊंची आवाज में राकेश से, अजी देखिए तो, आज फिर से हमारी एक मुर्गी कम है। अपने आप कैसे हो सकता है ये सब? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब हम क्या करेंगे मीरा? मीरा कुछ सोचने लगती है। अब वो एक नाटक रचाती है, जिसमें वो राकेश और उसके सास ससुर को भी शामिल कर लेती है। वो घर में जाकर धीरे आवाज में सबसे, देखिए आज फिर से हमारी एक और मुर्गी गायब हुई है। हो सकता है कि कल और भी मुर्गियां गायब हो। हमें उस चोर को ढूंढना ही होगा। सारी घटनाओं को देख उसे लग रहा था कि चोरी अमर ने ही की होगी, क्योंकि जब भी अमर को कुछ भी मुफ्त का नहीं मिलता था तो वो ऐसे ही चोरी करके खाता था। साथ ही मीरा को राकेश से ये बात भी पता थी कि अमर जब भी कुछ हेवी खाता तो दूसरे दिन उसका पेट दर्द होता था। इसी का फायदा लेकर मीरा अपने प्लान की शुरुआत करती है और जोर से, अरे राकेश जी, मैं तो आप सबको बताना ही भूल गई थी कि मैं अपनी माँ के घर से आते वक्त मुझे एक सिद्ध पुरुष मिले थे और उन्होंने मुझे आशीष के तौर पर कुछ दाने दिए थे और कहा था कि ये दाने अपने मुर्गियों को खिलाना, ताकि अगर गलती से भी कोई तुम्हारी मुर्गी चुरा कर खा ले तो उसे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो जाएगा और वो शायद। मीरा की सारी बातें हर रोज की तरह अमर ने आज भी सुन ली। अब उसे लगने लगा, अरे
अगर सच में मीरा बोल रही है वैसा ही हुआ तो मैं तो मर जाऊंगा, क्योंकि मीरा ने सच में कल आते ही दाने डाले थे मुर्गियों को। अब मैं क्या करूं, क्या करूं? मेरा तो सच में पेट दर्द हो रहा है, क्या करूं? अमर की ये घबराहट देखकर मीरा को पूरा विश्वास हो चुका था कि अमर ने ही उसकी मुर्गियां चुराई है। अब राकेश अमर के पास जाकर, अरे अमर, क्या हुआ है तुम्हें? कुछ हुआ है क्या? राकेश को देखते ही अमर का दर्द बहुत बढ़ जाता है। वो अब जोर जोर से चिल्लाने लगा। मेरा पेट, आ। तभी मीरा वहां आ जाती है। मीरा को देख अमर का पेट दर्द और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो इतना ज्यादा सोच रहा था कि उसे लगने लगा था कि अब वो सच में ही मर जाएगा। तभी मीरा, अरे भाई साहब, अभी तो आप ठीक थे, क्या हुआ? मीरा की बात सुनकर अमर, भाभी जी मुझे माफ कर दीजिए, कृपा करो मुझे माफ कर दो। मैंने ही आपकी मुर्गियां चुराई थी, मुझे कुछ तो दो, मेरा पेट दर्द रुक जाए। प्लीज भाभी जी मुझे माफ कर दो, आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, मुझे बचा लो। मीरा घर के अंदर जाती है और एक लड्डू लेकर आती है और अमर को खाने के लिए देती है। जैसे ही अमर लड्डू खा लेता है उसे ठीक लगने लगता है। तभी मीरा, भाई साहब, आपने अभी अभी जो लड्डू खाया वो मुझे एक सिद्ध पुरुष ने दिया था और उन्होंने कहा था कि ये लड्डू जो भी खाए उसका दर्द तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और साथ ही वो मेहनत भी करने लगेगा। अमर ने मीरा की बातों पर इतना ज्यादा विश्वास किया कि मीरा जो बोल रही है वही सब सच है। मीरा ने भी उसका भ्रम वैसे ही रहने दिया ताकि आगे से उसकी मुर्गियां कभी चोरी ना हो और ना ही कोई और चुरा पाए। मीरा ने अपने बुद्धि के दम पर और अमर के डर से उसे बीमार बना दिया था। अब अमर को भी पता चल चुका था कि चोरी करना गलत बात है। साथ ही अब वो मेहनत करके अपना पेट भरने लगा और दूसरी ओर मीरा अपने पति और सास ससुर के साथ बड़े खुशी खुशी रहने लगी थी, अपना व्यापार बढ़ाने लगी थी।